किए और हमारा जो कोर्स कवर अप है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। जैसे जनरली सभी को प्रॉब्लम आती है कि मैंने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाई है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अकॉर्डिंग, या बोनस मुझे कितना देना है या मिनिमम वेज कितना देना है, जनरली प्रॉब्लम होता है। या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिगार्डिंग जनरली प्रॉब्लम होता है, कौन से फॉर्म फाइल करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितने क्या फैसिलिटी देने हैं, या शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है तो क्या फैसिलिटी देना है, या मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग क्या फैसिलिटी देना है, मेडिकल बोनस कितना देना है, मैटरनिटी लीव कितना देना है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो कोर्स पूरा कोर्स का कंटेंट है हम लोग उसी इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स को प्रिपेयर किए हैं। तो लेबर लॉ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है। जनरली कोई भी लॉ हो तो बिना विदाउट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बिना हम लेबर लॉ को हम नहीं देख सकते हैं। और जनरली बोला जाता है कि लेबर लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट को कवर अप करता है। बिना उसके हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम अपने राइट को, अपने इनहेरेंट राइट को कहीं भी हम एराइज नहीं कर सकते, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। कोई भी लॉ, चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, जीएसटी हो, या इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स हो, या जनरली कोई भी लॉ, कंपनी लॉ हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, सभी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसी के लिए मिलता है जिसका राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। जनरली आप लोग देखते होंगे कोई लेबर कोर्ट में अपील करता है, तो लेबर कोर्ट में कोई भी लॉ या कोई भी कॉम्प्लायंसेस या लेबर इंस्पेक्टर आप पे आता है, फाइन पेनल्टी कर देता है, तो क्या उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है क्या? तो यस, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट है, या कोई ट्रेड यूनियन जो है वो स्ट्राइक कर देता है, या कोई एम्प्लॉयर्स जो है वो मिनिमम वेज एक्ट देने से मना कर देता है, तो देन आफ्टर दैट एम्प्लॉय उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं आपको मुझे देना ही पड़ेगा, आप कैसे नहीं दोगे। या कोई एम्प्लॉयर्स जो है ट्रेड यूनियन को रिस्ट्रिक्ट करता है कि यू हैव नो राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, देन वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये सब का। तो मेरे कहने का मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड है लेबर लॉज का, और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड है उसमें कुछ फंडामेंटल्स राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लेबर लॉ को डील करते हैं। जनरली आर्टिकल 14 फंडामेंटल, मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो राइट्स हैं हमारे पास, एक फंडामेंटल राइट और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर स्टेट, यहाँ स्टेट की बात करें तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की, तो वो हमें जो है वो अपने वेलफेयर के लिए हमें कुछ सुविधाएं देती है अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि ताकि हमें अपना अपने राइट को सेव कर सके। तो कुछ फंडामेंटल्स राइट है जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और 24 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये लेबर लॉ के रिगार्डिंग राइट है। और जितने भी राइट हमारे पास आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पिसाखा जजमेंट जिसमें पोस्ट एक्ट 2013 इनैक्ट हुआ था, वो जो इनैक्टमेंट हुआ किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 24 डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग वो इनैक्टमेंट हुआ। तो हम एक एक आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 14 डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एवरीवेयर इन इंडिया। मींस अगर कहीं भी हम एम्प्लॉयमेंट में जाए, चाहे गुजरात में जाए चाहे महाराष्ट्र में जाए, हमें हर जगह इक्वलिटी ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई बिहार के बंदे या बंदियां जा रहे हैं महाराष्ट्र में जॉब करने तो उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाए और इनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 14 रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट एसटी एससी के रिगार्डिंग रूल बना सकती है, लेकिन जैसे ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आप सेम स्किल्ड के हो अनस्किल्ड हो तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं एक केस स्टडीज में बताऊं तो रिलायंस कंपनी में हुआ था क्या कि एक इंटरव्यू चल रहा था, शायद टेक्नीशियन का ही इंटरव्यू चल रहा था, तो किसी मतलब सुपरवाइजर पोस्ट के बंदे थे, वो अपने लड़के को एम्प्लॉयड कर लिए विदाउट पब्लिक अपॉर्चुनिटी दिए हुए, विदाउट एडवर्टाइजमेंट किए हुए। देन आफ्टर दैट अपॉइंट किए, देन किसी को पता चला, वो क्या किया, वो पीआईएल फाइल कर दिया कि आप इसको किस तरह हायर किए हो। आपको पता है वो सुपरवाइजर का जॉब चला गया, और वो जो फाइल किया था पीआईएल वो आर्टिकल 16 को बेस्ड बनाकर फाइल किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आफ्टर दैट, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंट्रैक्शन हो तो प्लीज आप मुझे चेकअप करके मुझे बोल सकते हो, रोक कर बीच में मुझे बोल सकते हो। अगर किसी बिल्कुल शिवम, बिल्कुल, will definitely look into that. Team, if there is anything, any concern, तो प्लीज शिवम से आप पूछ सकते हैं, so that कुछ भी कंसर्न हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है? या आप मुझे
कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, देन आप मुझे पूछ सकते हो बीच में स्ट्रक करके। Yes, देन आफ्टर yes, दैट thank you. आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन। जनरली एक मिथ है कि ट्रेड यूनियन में एक मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर का जो है, लेबर रिगार्डिंग ही हम एसोसिएशन बना सकते हैं, लेबर ही एसोसिएशन बना सकता है, ये एक मिथ है। लेकिन जब हम ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि मालिकों का भी एसोसिएशन बनता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिनी मिल। बिनी मिल जब महात्मा गांधी जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमेटी महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक मिलकर बनाए थे, तब बिनी चीनी मिल का एक बड़ा ही जोरदार केस चला था। या आप लोग गुरु फिल्म देखें, गुरु फिल्म जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय आई थिंक थी, तो उसमें जब मार्केट में इंटर करना चाहते थे वो सिल्क के मार्केट में या बॉम्बे में, देन आफ्टर दैट उनका एक मोनोपोली था जो रिस्ट्रिक्ट करता था उस मार्केट में, रिस्ट्रिक्ट करता था कि आप यहाँ पे नहीं इंटर कर सकते हो। तो वो जो एसोसिएशन था वो मालिकों का एसोसिएशन था। तो ये एक मिथ है कि एक मतलब कि सभी एचआर या सभी प्रोफेशनल में एक मिथ होता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो लेबर का ही यूनियन होता है, एम्प्लॉयर्स का यूनियन मालिकों का भी यूनियन होता है। ट्रेड यूनियन मींस एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, किसी का भी एसोसिएशन हो सकता है। तो वो राइट जो है टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड यूनियन, ये आर्टिकल 19 हमें राइट देता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है ट्रेड यूनियन को फॉर्म करना। अगर कोई इंडस्ट्रीज आपको या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट करती है टू फॉर्म एन एसोसिएशन, तो आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप ले सकते हो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19 में आपका फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म अ एसोसिएशन। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आप लोग पोस्ट एक्ट के बारे में जानते हैं? पोस्ट एक्ट 2013 के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। पोस्ट एक्ट 2013 के बारे में कुछ आप जानते हैं? विशाखा जजमेंट के बारे में? आप लोग सभी एचआर के प्रोफेशनल हैं, तो आप लोग विशाखा जजमेंट बड़ा फेमस है एचआर वाले बंदों में, और पोस्ट एक्ट 2013 तो और भी फेमस है। विशाखा जजमेंट के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? No, Shivam. Basically, what we do have right now team is we do have freshers team ओके basically. ओके ओके तो ओके वो एक कंसर्न हो सकता है because since we do have freshers, तो this is a ओके little ओके bit not ओके aware. ओके ओके मैं बताता हूँ। जनरली पहले क्या होता था ना, 2013 के पहले 2013 के पहले क्या होता था, जब लेडीज या फीमेल एम्प्लॉय जब जॉब करती थी तो उनको उनके बॉस नेगोशिएट करने लगते थे फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि नहीं आप हमारे साथ फिजिकल कांटेक्ट करो, ये करो, देन आफ्टर दैट हम आपको प्रमोशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप नहीं करोगे तो मैं आपको फायर कर दूंगा, मैं आपको हायर करूंगा, आपको मुझे फिजिकल सेटिस्फैक्शन। तो इसको देखते हुए आप लोग उस टाइम चाइल्ड एंड लेबर वेलफेयर मिनिस्टर मेनका गांधी थी, आई थिंक वरुण गांधी की मदर, एंड राजीव गांधी की, शायद राजीव गांधी के भाई की वाइफ थी मेनका गांधी, वो बीजेपी उस टाइम गवर्नमेंट था 2013 में। तो उस टाइम वो मेनका गांधी थी और उन्होंने एक इनेक्टमेंट किया, जस्टिस वर्मा के कमिटी पे एक इनेक्टमेंट किया, और आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग उन्होंने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इंसर्ट किया। और उसका फेमस जो अगर बोलते कंक्लूजन बोला जाए ना, तो वो विशाखा जजमेंट से आता है, विशाखा जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका मैं कहानी बताता हूँ। क्या हुआ था, एक भवरी देवी थी राजस्थान में, भवरी देवी राजस्थान में थी। देन आफ्टर दैट उनका क्या किया गया ना, कि वो कोल्ड स्टोरेज में काम करती थी, कोल्ड स्टोरेज में काम करती थी, वो एक एम्प्लॉय थी, वो यूनियन का एसोसिएशन भी थी, मतलब पहले यूनियन बनाया जाता था, एसोसिएशन बनाया जाता था महिलाओं का। तो वो फैक्ट्रीज में ना चाइल्ड जो वर्कर काम करते थे उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो उनके मालिक ने गुस्सा करके उनका ब्यूटली रेप करवा दिया। जो भवरी देवी थी वो ब्यूटली रेप करवा दिया और उनका मर्डर करवा दिया गया स्टेट ऑफ राजस्थान। देन आफ्टर दैट विशाखा नाम के एक एनजीओ ने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में केस फाइल किया और आर्टिकल 23 को बेस बनाया कि हमें राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है या नहीं। यस, तो कैसे, अगर कोई महिला कहीं भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम करने जा रही, वो अपना आवाज बुलंद करेगी, तो क्या उसका यही हसल होगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ी टिप्पणी की और विशाखा जजमेंट में, कुछ लैंडमार्क जजमेंट में, कुछ टॉप
कुछ क्या बोलते हैं पॉइंट को एराइज की कि अगर ये सब पॉइंट होता है तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोला एट वर्क प्लेस बोला जाएगा और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, इंडियन पेनल कोड में पनिशेबल ऑफेंस है। और इस पे हर कंपनी को एक इंक्वायरी कंट्रोल कमेटी बनानी है और सभी को पनिश करना। अगर कोई चाहे कोई एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, अगर कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी को भी बोलता है और काम करने के लिए बोलता है, देन आफ्टर दैट वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और आप जाकर कलेक्टर के पास शिकायत कर सकते हो और उसको सजा हो सकती है। तब तक लॉ नहीं बना था। जब इसका कंक्लूजन आया सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूजन, तब तक लॉ नहीं बना था। देन आफ्टर दैट जस्टिस वर्मा ने इसमें कई टिप्पणियां की, जैसे जनरली की जाती है, जस्टिस लोग, जज लोग तो अपना रिटन ऑर्डर निकालते हैं, देन आफ्टर दैट उन पे कंक्लूजन देते हैं। अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन के रूप में छापा था कि विसाखा जजमेंट का क्या हुआ, विसाखा जजमेंट रियली में इंप्लीमेंटेड हो रहा है या नहीं। तब भी कोई इंप्लीमेंटेड नहीं होता था। देन आफ्टर दैट इंडिया गवर्नमेंट ने फोर्स होकर आर्टिकल 23 को बेस बनाकर एक एक्ट बनाया, प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एट वर्कप्लेस ऑफ वुमेन 2013, जो बड़ा ही फेमस एक्ट है, बड़ा ही फेमस एक्ट है, जो क्या वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करती है जनरली वर्क प्लेस में जहां वो काम कर रही है, ताकि उनका मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ना हो। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछिए प्लीज, किसी को भी कोई डाउट? Is it only, Shivam, is it only related to any written thing or it will be a verbal thing? अगर होता है verbal abuse भी होता है तो ये consider होता है? वर्बल अब्यूज भी होता है। जब हम पोस्ट एक्ट पढ़ेंगे, जब पोस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वर्बल अब्यूज भी अगर हो रहा है तो वो भी माना जाएगा। उसमें कंडीशन दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा जजमेंट में दिया था तो वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, उन्होंने 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट लेट डाउन कर दिया था। बट देन आफ्टर दैट उसके बाद वो अनकंडीशनली और कंडीशनली बताया गया कि उसमें क्या क्या बोला जाएगा और क्या क्या नहीं होगा, उन्होंने बताया भी था। मान लीजिए इस केस में अगर एविडेंट नहीं है, एविडेंस, तो व्हाट विल बी द थिंग? बिकॉज मैंने मान लीजिए कुछ बोल दिया, आप समझ रहे हैं, लेकिन सामने एविडेंस नहीं है, और अगर मान लीजिए इसका मिसयूज भी हो सकता है पॉसिबली। मिसयूज हो सकता है। देखिए एविडेंस नहीं है तो एविडेंस के बयान पे तो मर्डर भी करके छूटा जा सकता है ना। मुझे ये बात बताइए, कोई भी अगर कोई मर्डर कर दे और एविडेंस नहीं है तो वो तो छूट सकता है ना। नहीं, बट इन व्हाट केस, लेट अस से ये रॉन्ग फाइल हुआ, रॉन्ग कंप्लेन, बिकॉज आपने आई थिंक स्टेट ऑफ ओडिशा में केस हुआ था जहां पे द विमेन हैज रेज अ रॉन्ग कंप्लेन, और फिर वो मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 3 years, तो वो एक केस चला था, राजश्री देवी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का कुछ केस है। ये केस था। इस केस में बेसिकली हमें कंसर्न ये आएगी कि मान लीजिए उन्होंने केस गलत फाइल किया, अब उस गलत केस में एविडेंटली व्हाट शी टोल्ड कि मुझे वर्बली अब्यूज किया गया, एंड देयर इज नो एविडेंस इन सच केस। लेकिन उस केस में 2-3 विटनेस को रेज करके वो चीज वैलिडेट करी गई, तो क्या ये चीज फिर पॉसिबल है? उस केस में एक और इनएक्टमेंट हुआ था, अनवेलकम जेस्चर और वेलकम जेस्चर। शायद आप उस केस को बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया था कि वेलकम जेस्चर और अनवेलकम जेस्चर्स में क्या डिफरेंस है। वेलकम जेस्चर्स मतलब कि आप अगर उसको गुड फील करवा रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, या इन कंट्रोल कर रहे हैं, इक्वलिटी में देख रहे हैं, वांटेड कर रहे हैं, या लीगल वे में कर रहे हैं, या ये ओपन जेस्चर है, ये अप्रिसिएटिव है, ये हैप्पी मूड में बोल रहे हैं, या पॉजिटिव सेल्फ एस्टीमेट में बोल रहे हैं, तो अगर ये सब अगर आप प्रूफ कर देते हो, लेट डाउन कर देते हो, तो देन आप दोषी नहीं हो। अगर ये सब प्रूव नहीं कर पाते हो देन आप अनवेलकम जेस्चर में कहलाओगे, और अनवेलकम जेस्चर में फॉलो होगे आप दोषी कहलाओगे। उसी केस का ये केस स्टडीज है, वेलकम जेस्चर एंड अनवेलकम जेस्चर। उसमें उस केस में डिफरेंशिएट किया गया बाकायदा जज और एडवोकेट के द्वारा। अटॉर्नी जनरल ने ये वेलकम और अनवेलकम जेस्चर्स का नेचर के साथ उनको जस्टिफाई किया गया था। और उस केस में आप जो बोल रहे हो कि एविडेंस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, देन आफ्टर दैट तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये देखा गया, उनको बेस देखा गया कि ये वेलकम जेस्चर था कि अनवेलकम जेस्चर था। अगर मान लीजिए मैं किसी पे गुस्सा होकर बोल रहा हूँ, मैं कोई वुमेन एम्प्लॉय, मैं किसी पे गुस्सा होकर बोला कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपको फायर कर दूंगा। वो लेडी बोल रही कि नहीं, अब तो मैं इस अपने बॉस को सबक सिखाऊंगी। जाकर वो इंटरनल कंट्रोल कमेटी में कंप्लेन की। देन अगर इंटरनल कंट्रोल कंप्लेन का कमेटी अवेलेबल नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, कॉलर पकड़ के डाल देगा जेल के अंदर क्या? नहीं, वो देखेगा। अगर डाल भी दिया, बाय चांस अगर डाल भी दिया, तो आपके एडवोकेट हियरिंग के टाइम ये बोल सकते कि वेलकम जेस्चर है कि अनवेलकम जेस्चर है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा।
अगर आप वेलकम जेस्चर प्रूफ कर देते हो तो देन आफ्टर दैट आपकी बल्ले बल्ले आप बच सकते हो। और एविडेंस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका बेस ही बनाया जाता है वेलकम जेस्चर एंड अनवेलकम जेस्चर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक अक्षय कुमार का फिल्म था, अक्षय कुमार एंड प्रियंका चोपड़ा का फिल्म था, जिसमें अक्षय कुमार एक टेलीफोनिक कंपनी, बहुत बड़ी टेलीफोनिक, हाँ ऐतराज था, क्या नाम था? ऐतराज। हाँ ऐतराज। उसमें जब हियरिंग होने लगता है तो वो वेलकम जेस्चर अनवेलकम जेस्चर क्या वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से बैक में पुश अप करते थे और देन आफ्टर दैट डिफेंडेंट लॉयर बोलते थे ये तो अनवेलकम जेस्चर है, ये तो सेक्सुअल ऑफेंस है, ये है वो है और इनका कैरेक्टर ही खराब है। लेकिन वहां देखा गया कि उनका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन क्या था, ये एक नेचुरली इंटेंशन है या इंटेंशनली इंटेंशन है, इंटेंशनली हम किसी चीज को कर रहे हैं। तो वहां पे आपको बेस देखना पड़ेगा कि वेलकम जेस्चर है या अनवेलकम जेस्चर है। परफेक्ट डन। लीगल जो बोल सकते हैं, लीगल बंदे को जो अपॉइंट किया जाता है वो इसी को बेस बनाकर देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल कमेटी। परफेक्ट डन। क्लियर? लेट्स मूव टू आर्टिकल 24। यस इट्स क्लियर। और भी कोई डाउट किसी को? और भी किसी को कोई डाउट तो पूछिए, किसी को भी कोई डाउट, कोई भी डाउट? I don't think so. Let's move further. ओके ओके। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स। आर्टिकल 24 बोलता है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, लेकिन आपको पता है चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो खुद बोलती है कि 14 साल के नीचे से इस सेक्टर में काम नहीं करवा सकते, बाकी सेक्टर में आप काम करवा सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, आप विडंबना बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल के नीचे के बच्चे से काम करवाना कानूनी अपराध है, बट चाइल्ड लेबर एक्ट रिस्ट्रिक्ट सिर्फ ओनली वन द सम सेक्टर को करता है कि आप उस सेक्टर में काम नहीं करवा सकते हो। ये आप बोल सकते हो कि एक हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरप्रिटेशन है। और जो इसमें क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का अभी तक ध्यान नहीं दिया है, नहीं तो इसको अमेंड करने की जरूरत है। अंडरस्टूड? आर्टिकल 24 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम 14 साल के बच्चे से हम काम नहीं करवा सकते, लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट सिर्फ ओनली वन द कुछ सेक्टर में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम 14 साल के बच्चे से काम नहीं करवा सकते। और उनका चाइल्ड लेबर एक्ट में वर्किंग कंडीशन भी डिफाइंड है, बाकायदा वर्किंग कंडीशन भी डिफाइंड है कि उसको 4 घंटे ही काम करवाना है, 3 घंटे एक फ्लोर पे काम, 2 घंटे एक फ्लोर पे काम करवाना है, एक स्टेज पे काम करवाना है, उसको ब्रेक देना है। उनका वर्किंग कंडीशन भी डिफाइंड है, लेकिन आर्टिकल 24 रिस्ट्रिक्ट करता है। So basically, शिवम अगर देखे तो what is the difference between Article 21 and 23? 20 आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमें जीवन जीने का, वो भी आजादी से जीने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल के नीचे के बच्चे को, I'm talking about 23, Article 21 and 23. आर्टिकल 23 एंड सॉरी आर्टिकल 23 मैंने नहीं बताया ना, सॉरी, ओके सॉरी, आर्टिकल 23 सॉरी मैं स्किप कर गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर को आप नहीं रख सकते हो, फोर्स्ड लेबर। अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो पहले क्या होता था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो होते थे वो बंधुआ मजदूर को रखते थे और उनसे काम करवाते थे, मनचाहा काम करवाते थे। या पहले आप यूरोपियंस यूनियन का आप लोग हिस्ट्री में आप लोग 10th और 12th में पढ़े होंगे कि यूरोप में एक दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा। दास को खरीदा जाता था कि तुम मेरा आजीवन दास रहोगे, उसके बाद तेरा जो बेटा होगा या बच्चा होगा या चाइल्ड होगा वो भी मेरा दास रहेगा। उस टाइम उसको दास प्रथा बोलते थे और ये यूरोप कंट्रीज में बड़ा फेमस था। बाद में उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो अब्राहम लिंकन थे उसने भी इस पे आवाज उठाई थी। देन आफ्टर दैट महात्मा गांधी भी नहीं, साउथ अफ्रीका जब ब्रिटिश के खिलाफ वहां पे गए थे, देन आफ्टर दैट वहां भी आवाज उठाई, तो उसी से वहां लेके गया है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर। आप किसी भी दास को अपने पास नहीं रख सकते हो, ये आर्टिकल 23 बोलता है, ये रिस्ट्रिक्ट है। आप किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते हो, उसको जब मन चाहे तब वो काम कर सकता है आपके वर्किंग कंडीशन में, और जब मन चाहे वो खुद से निकलना चाहे तो वो निकाल सकता है, आप उसको कोई भी बाउंडेड नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड? आप उसके बिना मर्जी से, आप बोलोगे कि बाउंड जो साइन होता है वो तो भी एक बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में हो जाता है, तो लेकिन यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की मर्जी चलती है, यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों की मर्जी चलती है। देन आफ्टर दैट बॉन्ड साइन होता है, वो भी एक फोर्स्ड लेबर है,
कि आप नहीं इतना ही पे ही काम करोगे, आपका तो बॉन्ड साइन है, ये साइन है, वो साइन है, लेकिन वो एक टर्म एंड कंडीशन के साथ साइन होता है। बट अभी अगर कंसीडर बात करें शिवम, अभी करंट जो लास्ट अमेंडमेंट आया उसके बेस के ऊपर तो बॉन्ड भी इनवैलिड गिना जाता है ना? नहीं, बॉन्ड इनवैलिड नहीं, बॉन्ड आप तब ये देख रहे हो, बॉन्ड में वो जो आप लास्ट अमेंडमेंट जो देख रहे हो, तो वो बॉन्ड में सिर्फ टर्म एंड कंडीशन को रेगुलेट करने की बात की गई है। टर्म एंड कंडीशन आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफा होना चाहिए। आप देखिए, बॉन्ड नहीं साइन करवाओगे तो टैलेंट कैसे रिटेन होगा, टैलेंट कैसे रिटेन होगा? आप टीसीएस का बात कर रहे हो ना, मैं सबसे बड़ा बॉन्ड साइन करवाने वाला टीसीएस की बात करता हूँ या विप्रो की बात करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, देन आफ्टर दैट विप्रो में गया, और उसे कंपनी ने बोला कि भाई देख, मैं तुझे एमटेक करवाऊंगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, मैं तुझे एमटेक करवाऊंगा, तू क्या कर, 2 साल का बॉन्ड साइन कर दे, आफ्टर दैट एमटेक तुम क्या करोगे, मेरे यहाँ 2 साल छोड़कर नहीं जाओगे। कोई भी कंपनी आप पे पैसा खर्च करेगी तो वो तो आपको रिटर्न चाहेगी ना, रिटर्न तो चाहेगी। यहाँ पे दोनों तरफा हो गया, आप पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना अभी, तो मुझे आप सिर्फ 2 साल का वो रिटर्न भर के दे दो। अगर आप जाना चाहते तो मैंने आप पे वो मुझे दे दो। तो ये टर्म एंड कंडीशन के फ्लेक्सिबिलिटी में अमेंडमेंट आया है। अब अगर आप देखोगे तो ये टर्म एंड, अब वो भी आया है ना, बॉन्ड जो साइन बोल रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग आया है कि एग्रीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, जो कंसिडरेशन हो लीगैलिटी रहना चाहिए। ये नहीं कि बेमर्जी का हम उस पर खर्च भी नहीं कर रहे हैं और उसे बंधुआ मजदूर बनाकर 4 साल 5 साल तक रोक कर रख रहे हैं कि अगर तू मुझे छोड़ कर गया, यहाँ साइन कर कि तू अगर 5 साल तक इस कंपनी को छोड़ के गया तो तू 5 लाख मुझे देगा, और मैं उस पर खर्च भी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो इस केस में अगर शिवम, अगर हम बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम बात करें, हमारे बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हम यूजुअली टेक्नीशियंस जो है उनके ऊपर ट्रेनिंग एक्सपेंस का होता है हमारा एवरेज, अगर हर महीने का कंसिडर करें तो अगर वो 3 साल हमारे पास रह रहा है तो हम लोग अराउंड 2 लाख से 3 लाख के ऊपर उस पर एक्सपेंस करते हैं हम लोग, सारी ट्रेनिंग अगर मिला के। तो क्या इस चीज को हम बॉन्ड में डाल सकते हैं उसके साथ? यस, डाल सकते हैं कि मैं आपके ट्रेनिंग पे खर्च करूंगा। और अगर मान लीजिए ये खर्च हम प्रूव कर रहे हैं कि हमने उसको आपको सीयू नहीं कर सकता, आपको कोई सीयू नहीं कर सकता लीगैलिटी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसीडरेशन दे रहे हो ना आप उसको, कंसिडरेशन दे रहे हो, आप एग्रीमेंट बनाओ, बकायदा स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी टीसीएस बॉन्ड बनाती है, टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, वो बॉन्ड बनाती है, विप्रो बॉन्ड बनाती है, इन्फोसिस भी अभी हाल फिलहाल में ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि चलो भाई हम 6 महीने काम करें, आपके यहाँ से सब कुछ सीख लिए और दूसरे कंपनी की जगह मूव कर दिए, मुझे टैलेंट रिटेन करने का अधिकार है या नहीं, मैं अपना बेनिफिट देखूंगा या नहीं, ये मुझे बताओ। Correct. नहीं तो कंपनी कोई किडनी बेचकर तो किसी एम्प्लॉय को तो ट्रेनिंग देगी नहीं, क्या पता चलेगा कि सारे कंपनी यहाँ सीख लिया और दूसरे कंपनी पे कॉम्पिटिटर पे पास चला गया, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा ना बॉस। करेक्ट। मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, तो मेरा क्या बेनिफिट है, मैं उन्हें ट्रेंड करूं, ये करूं, उन पे खर्च करूं, तो आप कुछ दिन तो मुझे टाइम दोगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन लीगल है, कंसिडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए सिर्फ। करेक्ट डन। ओके सारे आर्टिकल क्लियर? बिल्कुल। ओके अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो स्टेट का यहाँ मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट का जो वो अपना एक पॉलिसी लाती है ताकि सभी का वेलफेयर हो सके, सभी कंपनी के एम्प्लॉय का या सभी इंडियन सिटीजन का वेलफेयर हो सके। उसके लिए कुछ आर्टिकल है जो वेलफेयर रिलेटेड बताती है, और वेलफेयर में लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 38 बोलता है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट जो है अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग लेबर के वेलफेयर को देखेगी, चाहे वो किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करके। आप लोग देखते होंगे कि अभी एक बात सुने होंगे ना कि यूपी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया था, आप लोग देखे सुने होंगे। 3 साल के लिए सस्पेंड किया था यूपी में। हाँ, यूपी 3 साल, उसके लिए ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने, आप लोग शायद ये भी सुने होंगे, ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया था।
और वो उसके बाद ऑर्डिनेंस पास किया था, तो उसने उस ऑर्डिनेंस में एक और क्लॉज डाल रहा था जिसमें मतलब क्या बोलते हैं कि जब आप राज्यसभा वहां के क्या बोलते हैं विधानसभा का जब आप सेशन सुनते, देन आपको पता चला, मैं अगर यूट्यूब में अवेलेबल है वो सेशन, यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसके बाद उनको वोट ही नहीं मिला, वो क्या बोल रहे थे कि हम चाइना से जितने भी फैक्ट्री यूपी में आएंगे उसको इतना फैसिलिटी देंगे, इतना फैसिलिटी देंगे कि उनको जो वेलफेयर जो मेंटेन करना रहता था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग वो भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ संविधान विशेषज्ञों ने बोला कि आर्टिकल 39 का ये रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 39 प्रोविड करता है, ऐसा नहीं कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वेलफेयर करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग लॉ को बना सकती है और हटा सकती है। अगर कोई लॉ किसी भी सिटीजन या लेबर्स के वेलफेयर को रिस्ट्रिक्ट करती है तो उसको हटा भी सकती है और वेलफेयर को एड ऑन भी कर सकती है। क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट, यस। आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। आप लोग एक एक्ट का नाम सुने होंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का नाम सभी कोई जानते होंगे आई थिंक। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो अब मर्ज हो गया है कोड ऑन वेज 2019, जिसमें 4 एक्ट, मिनिमम पेमेंट, इक्वल एंड बोनस मर्ज हुआ है। तो इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क जो है आर्टिकल 39 इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का बेस है। वो एक्ट का जो बेस बोल सकते हैं ना, बीज सीड, वो आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 ही उस एक्ट को पावर देता है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को, कि आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बनाओ। लेकिन अब क्या हुआ है, आर्टिकल 39 का जो इक्वल रेम्यूनरेशन वाली जो बात है वो कोड ऑन वेज 2019 के सेक्शन 3 में ही सिर्फ डील किया गया, वो भी 2 लाइन में, कि सभी जितने भी, अगर कोई स्किल्ड है अनस्किल्ड एम्प्लॉय है तो दोनों को बराबर पैसा देना। ये नहीं कि मेरा भतीजा है या मेरा भाई है कोई तो उसको हम, वो उतना ही टैलेंटेड स्किल्ड है तो उसको हम 10 रुपया देते हैं कोई काम का, और मेरा कोई नहीं लगता वही काम का उसको 5 रुपया दे रहे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। एक काम का एक मजदूरी राइट है आर्टिकल 39 पे। क्लियर? क्लियर? सभी को क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। कोई भी हमें कोई भी काम करने का अधिकार है, लीगल काम, राइट टू वर्क। अगर हम कोई काम लीगल कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता है आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। अगर आप देखते होंगे फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी प्रोविजन बनाया गया, वेलफेयर प्रोविजन को इनैक्ट किया गया, शॉप एस्टैब्लिशमेंट में वेलफेयर प्रोविजन को इनैक्ट किया गया, या मैटरनिटी बेनिफिट में क्रेच फैसिलिटी दिया गया है, मेडिकल बोनस दिया गया है, मेडिकल लीव दिया गया है, मैटरनिटी लीव दिया गया है। तो वो ह्यूमन कंडीशन जो चाहिए एक काम करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं एक हेल्थी कंडीशन, वो कौन से आर्टिकल प्रोवाइड करती है? आर्टिकल 42 हमें राइट देती है कि हम उस पे लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, और उसका वो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ना होकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इस पे इस कंडीशन पे गवर्नमेंट उसको लॉ बना सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आप वेलफेयर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी वेलफेयर को फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हटा दिए तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं, आपको तो हमें देना ही पड़ेगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट उसके लिए स्यू कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर राइट टू वर्क, इक्वल पे टू इक्वल वर्क, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है। आर्टिकल 42 में अगर कोई वेलफेयर देना है या सेफ्टी कंडीशन देना है या हेल्थी कंडीशन देना है वर्किंग करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 42 पावर देती है स्टेट को। आर्टिकल 43 राइट टू लिविंग वेजेस। आप लोग देखते होंगे कि हर स्टेट में अलग अलग मिनिमम वेज है, तो और लेकिन मिनिमम वेज जरूर है, तो वो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? आर्टिकल 43 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप राइट और टू लिविंग वेजेस, मतलब कि जीवन व्यापन करने इतना मजदूरी तो सभी को एटलीस्ट मिलना चाहिए हर काम के लिए। ये नहीं कि हम 2 रुपया दे दे, काम करवाएं हर दिन और 2 रुपया दे दे, बोले भाई ये चले जा, ये तेरा इनफ हो गया। नहीं, मिनिमम वेजेस तो आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा, और ये अधिकार है। आर्टिकल 43 अधिकार देता है हर ह्यूमन को कि स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस के लॉ रिगार्डिंग बनाई है उस पर अपना हक आवाज बुलंद कर सके, चाहे तो वो तो ट्रेड यूनियन के थ्रू हो चाहे इंडिविजुअल हो। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट। आप लोग देखते होंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि जब
कंपनियां रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, जब जहां 100 से ज्यादा इंप्लॉय होते हैं तो वहां स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एप्लीकेबल होता है। देन आफ्टर दैट वो क्या करती है ना कि अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाकर रीजनल लेबर कमिश्नर को सेंड करती है, और रीजनल लेबर कमिश्नर क्या करते हैं कि वो ट्रेड यूनियन को सेंड करते हैं, ट्रेड यूनियन को सेंड करते हैं। देन आफ्टर दैट ट्रेड यूनियन को 15 दिन का टाइम देते हैं कि वो इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सके, और उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद उसको सर्टिफाई करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर को। और जनरली भी पोस्ट एक्ट में जब इंटरनल कंट्रोल कमिटी बनता है तो उसमें ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव को एड ऑन किया जाता है, ताकि उनका जो मैनेजमेंट में जो हिस्सेदारी है, मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो तो एम्प्लॉय के साथ नाइंसाफी ना हो, उनका हक ना मारा जाए, इसलिए उनको मैनेजमेंट में बैठाया जाता है। तो वो राइट जो है, वो राइट आर्टिकल 43A से ही आता है। यहां तक किसी को कोई डाउट या क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ओके। अलग अलग था, लेकिन अब तो वेजेस का डिफिनीशन एक हो गया है मिनिमम वेज में। करेक्ट। और अगर मिनिमम वेजेस से आप क्या समझ रहे हो कि मिनिमम वेजेस को मैं इस पे स्केप कर दूं, तो स्केप नहीं कर सकते। मिनिमम वेजेस में 3 चीज तो ही ऐड होगा, बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, यही 3 तो वेज में इंक्लूड होगा। करेक्ट, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। जो है किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। परफेक्ट, डन। क्लियर? जी शिव, जी जी, परफेक्ट। उसके बाद देखिए प्रेमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमेबल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमेबल है जस्टिस देना, लिबर्टी देना और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देना। मतलब हमारे सोसाइटी में जो हमारे क्या बोलते हैं जस्टिस, मतलब न्याय, जो हमारे इकोनॉमिकली और सोसाइटी के रूप में जो हमें न्याय मिलना चाहिए, वही न्याय हमें लेबर लॉ हमारे सोसाइटी में, हमारे मैनेजमेंट में हमें दिलाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये सब जो इनैक्टमेंट है वो प्रेमेबल से निकल कर आया है। प्रेमेबल क्लियरली बोलता है कि इट जस्टिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो सिंपल सी बात है, जब सोसाइटी और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हमें लेबर का न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक क्लियर? परफेक्ट, यस। नेक्स्ट, अब देखिए जनरली अब क्या हुआ है कि इतने लॉज हैं, सभी में वर्कर का अलग डिफिनीशन है, वेज का अलग डिफिनीशन है, इंडस्ट्री का अलग डिफिनीशन है। तो क्या बोलते हैं ना कि लेबर लॉज बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आईएलओ ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमेटी ने आईएलओ को लेटर लिखा था। देन आफ्टर दैट आईएलओ ने एक ऑब्जेक्शन लिया था इंडिया गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर जो है उसमें बोला था कि आप अपने लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल करो। और लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल करने के लिए उन्होंने 4 कोड में डिवाइड करने के लिए बताया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में अभी ये 4 कोड एप्लीकेबल है। तो ऑस्ट्रेलिया लेबर लॉ के तहत 4 कोड में पूरे लेबर लॉ को डिवाइड किया गया। कोड ऑन वेज, कोड ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और लॉ ऑफ सिक्योरिटी। अभी तक लॉ कोड ऑन वेज जो है वो अभी तक सिंपल सा बात है कि अभी तक राज्यसभा लोकसभा में पास होकर प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ। और जो 3 कोड हैं अभी भी राज्यसभा में, लोकसभा में पेंडिंग है बहस के लिए। अभी भी ये 3 कोड को इम्प्लीमेंट होना बाकी है। ये 3-4 कोड बन जाएगा, देन आफ्टर दैट जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेबर लॉ में वो बड़ा इजी हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ वेज। अगर हम लॉ ऑफ वेज की बात करें तो पहले था मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेम्युनरेशन। सभी में अलग अलग वेज का डिफिनीशन था, सभी में वर्कर का डिफिनीशन था। अगर हमको मिनिमम वेज देना है तो वेज का ये डिफिनीशन देखेंगे, अगर पेमेंट ऑफ वेज देखना है तो उसमें हाउस एकोमोडेशन इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मिनिमम वेज में एक्ट के अकॉर्डिंग वेज देना है तो उसमें हाउस एकोमोडेशन इंक्लूड नहीं करते थे। तो देन आफ्टर दैट वो एक बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बन जाता था। तो उसमें क्या किया गया, एक लॉ बनाया गया जिसको कोड ऑन वेज 2013 बोला गया, और 2019 सॉरी, और उसमें चार एक्ट को मर्ज कर दिया गया। दैट है इक्वल रेम्युनरेशन, मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेज एंड पेमेंट ऑफ बोनस। इन सभी को मिलाकर एक लॉ बनाया गया जिसको कोड ऑन 2019 बोला गया, और ये अगस्त 2019 से एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया में। ये सेंट्रल एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट अपना अमेंडमेंट ला सकती है। किसी को कोई डाउट?
नहीं, किसी को कोई डाउट? जी नहीं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। अगर लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन जो अभी एप्लीकेबल है उसमें देखेंगे कि 4 एक्ट देखा गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइन एक्ट। ये सब एक्ट जो है लेबर के वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन को बताता है और उसके अकॉर्डिंग लॉ को रेगुलेट करता है कि उसका कैसा वर्किंग कंडीशन रहना चाहिए, कब कब हमें वेलफेयर देना है। फैक्ट्रीज एक्ट में आपको वेलफेयर एंड सेफ्टी प्रोविजन मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो पता चल जाएगा। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट, जैसे कि L&T सबसे बड़ी कंपनी है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की, उस पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट एप्लीकेबल है। तो उसमें क्या क्या हमको सेफ्टी देना है, क्या क्या वेलफेयर देना है लेबर को, वो सब इंक्लूड है। देन आफ्टर दैट माइन एक्ट, BCCL, कोल इंडिया एंड अजंता वगैरह सब। उसके बाद जेपी का भी अपना माइन है, तो उस पर माइन एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो माइन के अंदर जब लेबर जाएंगे तो उनको क्या क्या सेफ्टी प्रोविजन देना है, क्या क्या वेलफेयर देना है, उनको रिटेनिंग अलाउंस कितना देना है, उनको एक्स्ट्रा अलाउंस कितना देना है, ये सब सारे प्रोविजन, और उनको छुट्टियां कितनी देनी है, ये सब सारे प्रोविजन इसमें इंक्लूड है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछिए। क्लियर? इट्स क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जनरली हम एक समाज में रहते हैं तो हमें सामाजिक न्याय और सामाजिक क्या बोलते हैं, एक वाल मुझे मिलना चाहिए। तो वो सामाजिक वाल कैसे मिलेगा? या तो ईपीएफ एक्ट 1952 से प्रोविडेंट फंड हम जमा करें ताकि बुढ़ापा में मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिले। ईएसआई एक्ट, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हमें हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल सके। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, अगर एम्प्लॉय कंपनसेशन और ईएसआई एक्ट दोनों एक ही जैसा एक्ट है, दोनों में डिसेबलमेंट होने पे हमें कंपनसेशन मिलता है। एक में हमें हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलता है, एक में हमें कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉय कंपनसेशन में। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, अगर कोई डिसेबलमेंट हो गया, चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे कंपनसेशन डिसाइड होती है, कंपनसेशन हमें मिलता है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व जो अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है देन आफ्टर दैट उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग, कि उनको छुट्टी मिलना चाहिए या लॉन्ग आवर स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए या उन्हें मेडिकल बोनस मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सारे चीज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में डील होता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो जानते हैं कि कोई 10 साल से ज्यादा या 20 साल से ज्यादा जो नौकरी करता है तो वो सोचता है कि भाई मुझे रिटायरमेंट के टाइम, बुढ़ापे के टाइम मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मुझे आराम से पैसे मिले। तो कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय कवर अप होंगे, वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर अप होता है। नेक्स्ट, और ये सारा जो है पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का रिगार्डिंग आप लोग शायद आप बैक करिए। लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग है एक, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग शायद एक पीपीटी छूट गया। लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, प्लांटेशन लेबर एंड ट्रेड यूनियन और स्टैंडिंग ऑर्डर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई मजदूर का आपसी में झगड़ा हो गया है या कोई किसी को फायर करना है, किसी को टर्मिनेट करना है, या कोई ट्रेड यूनियन जो है वो इलीगल स्ट्राइक कर रहा है तो मुझे लुकआउट नोटिस जारी करना है, या स्ट्राइक जो है वो जस्टिफाइड होगा या नहीं, अनजस्टिफाइड होगा या इलीगल होगा, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डील करता है। देन आफ्टर दैट प्लांटेशन लेबर 1951 एक्ट, इसमें प्लांट में जितने लेबर हैं उनको क्या क्या प्रोविजन देना चाहिए, अगर उन दोनों में लड़ाई हो गया तो क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सारे लेबर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में डील होता है। देन आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कभी कभी होता है कि मजदूर की आवाज को दबा दिया जाता है तो उसके लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है जिसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं, और वो 1926 में बना था। उसमें क्या क्या एक्ट है, कब कब ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर सकता है, कौन कौन कितने लोग मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं, उनका जो सब्सक्रिप्शन ट्रेड यूनियन के पास जो पैसा आएगा वो कहाँ पे खर्च करेगा, ये सारे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में डील होते हैं। देन आफ्टर दैट एक आता है एक और एक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। जहां 100 से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 वहां पे डील होता है। और उसमें क्या रहता है कि उसमें लॉ रूल एंड रेगुलेशन बनाना रहता है। वो रूल एंड रेगुलेशन में कि किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी आए, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है कि
हमारा फ्लेक्सिबिलिटी रहे और ट्रेड यूनियन भी ऑब्जेक्शन रेज ना करे, कहीं भी हम वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग हम लॉ बना रहे हैं तो वो सारा कुछ हमारा ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स के सामंजस्य से वो एप्लीकेबल हो सके पूरे इंडस्ट्रीज में, वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट डील करता है। यहां तक मैंने सारा लेबर लॉ का ओवरव्यू दे दिया है। यही लेबर लॉ टोटल बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में रेगुलेट होता है और इसी पे टोटल आपको एज अ एक बोल सकते हैं कि 360 व्यू मिल गया होगा कि लेबर लॉ क्या होता है, क्या नहीं होता है और कौन कौन से एक्ट इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। बोलने के लिए तो ऑल ओवर 49 एक्ट हैं लेबर लॉ के, लेकिन ये सब मेजर एक्ट हैं जो हम लोग कवर करते हैं अपने कोर्स में। और ये जो एक्ट है वो इंडस्ट्री को देखते हुए बनाया गया है। ये सारे एक्ट कि इंडस्ट्रीज के रेगुलर डिमांड में या रेगुलर यूज में जो जो यहाँ तक अगर आस्क मी। नहीं, थिंग्स आर वेरी क्लियर। अच्छा, मुझे एक खाली चीज पूछनी थी कि आपने जो बोला ग्रेचुइटी एक्ट की आपने जो बात की, फ्रेशर अगर मान लीजिए मैं 1 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कितना ग्रेचुइटी मिलेगा? आप पीएफ ट्रांसफर के बारे में जानते हैं? पीएफ ट्रांसफर के बारे में जी, पीएफ ट्रांसफर की तरह ही ग्रेचुइटी को ट्रांसफर करने वाला रूल आया है। आपको कंटिन्यूअस सर्विस होना ही पड़ेगा ग्रेचुइटी के लिए। अगर तो ये तो कंटिन्यूअस सर्विस तो हुआ ही नहीं, कंटिन्यूअस सर्विस के प्रोविजन को ही ये मतलब वायलेट कर दिया। अगर 1 साल का आप प्रोविजन देखें तो 1 साल का तो कंटिन्यूअस सर्विस का प्रोविजन को ही वायलेट कर देगा ना, ये कंटिन्यूअस सर्विस तो होगा ही नहीं। तो बेसिकली अगर हम लॉजिकल देखें तो अगर 5 साल जो अपना पहला रूल था कि 4 साल 9 महीने और 17 दिन, वो वाला जो रूल है हमारा ग्रेचुइटी के लिए, एक्चुअली तो वही एप्लीकेबल हो रहा है लॉजिकली एप्लीकेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक प्रोविजन पे अमेंडमेंट लाया है। दूसरे प्रोविजन को जो कंटिन्यूअस सर्विस है उस पे तो प्रोविजन पे तो लाया ही नहीं ना। अच्छा, उस पे तो अमेंडमेंट लाया ही नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा आधा अधूरा काम करती है, हमेशा याद रखिए वो आधा अधूरा काम करती है और कुछ टॉपिक को होल्ड करके रखती है। अरे एक बात बताइए कि गवर्नमेंट अगर 1 साल का ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाए, मान लीजिए मैं कहीं 1 साल पे जॉब करने गया तो मुझे ग्रेचुइटी मिलेगा, कितना ग्रेचुइटी मिलेगा? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सेक्शन 2A जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो तो वायलेट हो जाएगा। अगर हम एक प्रोविजन को पकड़ने गए तो दूसरा प्रोविजन वायलेट हो जाएगा और कंटिन्यूअस सर्विस होना जरूरी है ग्रेचुइटी के लिए। बिल्कुल, वो अनइंटरप्टेड सर्विस नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो ये तो वापस ऐसी बात हो गई कि अगर मेरे को किसी को ग्रेचुइटी नहीं देना है, वहां का बॉस नाक पकड़ा गया है, ये समझ लो। और मुझे किसी को ग्रेचुइटी नहीं देनी है तो अगर मैं 2 साल या 1 साल में ट्रांसफर, हर साल में ट्रांसफर दूं तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, करेक्ट? और वो कॉन्सेप्ट क्या लाया गया मालूम है? वो कॉन्सेप्ट किसको सोचकर लाया गया? मान लीजिए 4 साल में यहाँ जॉब किया, दूसरे कंपनी में नेक्स्ट ईयर में चला गया दूसरे कंपनी में, तो वो जो ट्रांसफर जो है वो मेरा वहां पे कंटिन्यूअस सर्विस डीम किया जाएगा। वो प्रोविजन वहां से लाया गया है। वो समझिए कि वहां मान लीजिए कि 2 कंपनी है, मैं इस विप्रो में जॉब कर रहा हूँ, मैं 4 साल जॉब किया, 4 साल बाद मन उठ गया तो उसके बाद मैं दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो गया, तो जितना भी ग्रेचुइटी का अमाउंट बनता था विप्रो जो है वो अथॉरिटी के पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट कर देगी 4 साल का जो भी ग्रेचुइटी बनेगा, और उसके बाद 1 साल जो वहां जॉब कर लेगा, देन आफ्टर दैट उसको टोटली कंटिन्यूअस सर्विस बोल देंगे। इन शॉर्ट पीएफ ट्रांसफर वाला मैटर पूरा हो गया। वो पीएफ ट्रांसफर वाला जो मैटर है ना, वही प्रोविजन इसमें है, वही प्रोविजन को इसमें बनाया गया। वो मत समझिएगा कि मैं फ्रेशर हूँ 1 साल यहाँ जॉब करता हूँ तो मुझे ग्रेचुइटी मिल जाएगा। बराबर, क्लियर? डन। और किसी को कोई भी डाउट तो पूछिए, कोई भी अपने इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जहां आप जॉब कर रहे हैं उस लेबर लॉ के रिगार्डिंग। Currently, though, I don't think our team member is having doubt because majorly they told me and I asked you directly. So currently तो नहीं है, but since थोड़ा उनको go through करने दे, then I'll ask क्या चीज है उसके ऊपर, ठीक है ना? Okay. Done, sir. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you very much. Okay. Thank you.